नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीवान विधानसभा सीट से उतरे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली की। वहीं उनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी जिनकी चौथी पीढ़ी इस क्षेत्र को समर्पित रही है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री देवेश कांत जी के लिए आप सबका मत और आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। श्री देवेश कांत जी ने इस क्षेत्र में विधायक रहते हुए अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। जनता के कल्याण के लिए उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस क्षेत्र को समर्पित रहा है। और आज मैं इतनी गर्मी में यहां पर जिस प्रकार का जोश आप सब लोगों के अंदर देख रहा हूं, मेरे मन में कोई संशय नहीं है। देवेश कांत जी, अभी केशव जी ने आप सबके हाथ उठवाकर, जब वो आपके सबके हाथ उठवा रहे थे, आपसे सबकी हां करवा रहे थे, आपका समर्थन ले रहे थे, तो मेरे मन में 1% का भी संदेह नहीं है कि इस बार पिछली बार से दुगने वोटों से देवेश कांत जी को आप लोग जिताने वाले हैं। ठीक कहनी ना? हम ठीक कहनी? भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के अंदर आज विकास की गंगा बह रही है, अंत्योदय का सिद्धांत जन जन तक पहुंच रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। मोदी सरकार ने 11 वर्षों में बिहार के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए 9.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि विभिन्न परियोजनाओं के लिए बिहार के लिए स्वीकृत की है, जिसके माध्यम से सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि, ऊर्जा और उद्योग सहित अनेक क्षेत्रों में नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। आज बिहार के प्रत्येक जिले में जो विकास की गति दिखाई दे रही है, कहीं नई रेल लाइनें बिछ रही है, कहीं एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कहीं नए पुल बन रहे हैं, कहीं आधुनिक अस्पताल बन रहे हैं, कहीं विश्वविद्यालय बन रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है, तेजी से उनका विस्तार हो रहा है। वहीं रेलवे के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ से भी अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है, जबकि विमानन से जुड़ी हुई परियोजनाओं पर हजारों करोड़ की योजनाओं पर निवेश हो रहा है। बिहार में जहां पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, आज वहां एक्सप्रेस वे, 4 लेन और 6 लेन हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में बिहार में 900 किलोमीटर से अधिक 4 लेन और 6 लेन हाईवे का निर्माण किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। वहीं ग्रीनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हुआ है। मोदी सरकार के द्वारा बिहार में रेल बजट में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की गई है, जबकि कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल की अगर हम तुलना की जाए तो बिहार के रेल बजट में 10% का गुना का वृद्धि हुआ है। 10% का 10 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। भाइयों बहनों, आज बिहार को अमृत भारत एक्सप्रेस, बौद्ध सर्किट रेल जैसी अनेक आधुनिक रेल सेवाओं के साथ 20 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी गई है। इतना ही नहीं, बिहार में जहां पटना हवाई अड्डे पर एक आधुनिक टर्मिनल का निर्माण हो गया है, दरभंगा में नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। निर्मित रूप से वहां हवाई सेवाएं आम जन के लिए सुलभ हो, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 1400 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक बिहटा में हवाई अड्डे का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। ये सभी योजनाएं बिहार के परिदृश्य को बदल रही है, बल्कि रोजगार और उद्यमिता के नए अवसरों का भी सृजन कर रही हैं। भाइयों बहनों, आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के लिए भी अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर अनेक योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। जनधन योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आज हर गरीब को सहायता करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हो रहा है। मैं बात करूं तो आज 8 करोड़ से अधिक लोग हमारे मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। 50 लाख से अधिक गरीब परिवारों को
करने का काम मोदी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, आज बिहार के प्रत्येक घर को हर घर बिजली, हर घर नल से जल और हर घर शौचालय जैसी योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिले। भाइयों बहनों, कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार में गरीबों के लिए काम किया जाता है, उनके उत्थान का काम किया जाता है। उत्तराखंड में लंबे समय से खाली पड़ी मंत्री पदों के लिए कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी को लेकर सीएम धामी के दिल्ली दौरे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान के बाद संभावना बढ़ गई है कि 5 नए मंत्री जल्द ही शपथ लेंगे। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास ने इसका समर्थन किया, जबकि कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार में योग्य विधायक न होने के कारण विस्तार टल रहा है। क्योंकि हम कैबिनेट को जानबूझ के सरकार हो, कभी बाई इलेक्शन आ जाता है, किसी विधायक का देहांत हो जाता है, फिर लोकसभा चुनाव आ जाते हैं, फिर नगर निगम के चुनाव आते हैं, पंचायत चुनाव, तो ऐसे टाइम पे हम एक नए उत्साह के कार्यक्रम को ले नहीं सकते, क्योंकि हमको इसमें जमीन में युद्ध लड़ना होता है, जमीन की युद्ध की तैयारी रहती है। अब एक माहौल बना है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी दिल्ली में अभी गए थे, अभी 17 को जाने वाले हैं, उनकी बातचीत होगी और बहुत जल्दी जो हमारे 5 रिक्त पद हैं वो भरे जाएंगे। और क्योंकि अब उत्साह का माहौल, बीच में आपदा आ गई, उस आपदा में हम आपदा देखेंगे मंत्रिमंडल के उत्साह को मनाएं, इसलिए सब चीज का एक समय होता है ना। मुझे ईश्वर इंद्रदेव ने भी कृपा कर दी है, मौसम थोड़ा अच्छा होने लगा है, खुशनुमा मौसम बन रहा है, तो उसमें एक खुशियां का पल भी बहुत जल्दी। देखिए, मंत्रिमंडल का गठन करना, मंत्रिमंडल का विस्तार करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है, वो जब चाहें तब कर सकते हैं। और हमारा एक पंचायत के रूप में हमारे काम होते हैं भाजपा में, इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, रायशुमारी करते हुए ये जल्दी से जल्दी अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता भी है और जल्दी वो अपना विस्तार करेंगे। वो इसका जवाब जो है वो अमित शाह जी दे गए थे। अमित शाह जी इस बात को कह गए थे और उनकी बात मुझे बार बार याद आती है। एक आप पत्रकार मित्र ने पूछा कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, तो उन्होंने कहा योग्य विधायक मिलते ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो योग्य विधायक मिल ही नहीं रहे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कांग्रेस के सौरभ बोगड़ा ना होते, कांग्रेस के सुबोध उनियाल ना होते, कांग्रेस की रेखा आर्य ना होती, कांग्रेस के सतपाल महाराज ना होते, क्या कर रही होती भाजपा? अब योग्य विधायक कहां से लाए? योग्य विधायक चुने ही नहीं गए, उनके टिकट ही नहीं दिया उन लोगों ने। तो योग्य विधायक न मिलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल विस्तार लगातार टल रहा है और मैं समझता हूं कि मुझे नहीं लगता कि अभी हाल में हो जाएगा। बार बार जब भी मुख्यमंत्री जाते हैं, महेंद्र भट्ट यहाँ से राग लाते हैं, इस बार पक्का, इस बार फाइनल, इस बार दिवाली, इस बार होली, इस बार ईद, इस बार रक्षाबंधन, कितने त्योहार निकाल दिए बेचारों को। 3 साल में कितने त्योहार निकाल दिए। टनकपुर में आयोजित सशक्त बहना उत्सव कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और उत्तराखंड के विकास में अग्रदूत बनने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही कार्यक्रम में महिलाएं मट्ठा निर्माण, सोल्डरिंग, धान कूटने और लौह उत्पाद निर्माण में सक्रिय रही। वहीं मुख्यमंत्री ने महिला समूहों को वित्तीय, तकनीकी और विपणन सहयोग का आश्वासन भी दिया। सीएम धामी ने खटीमा स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की है। इस अवसर पर सीएम धामी ने श्रद्धा और आस्था के प्रतीक के रूप में मंदिर में घंटी चढ़ाई। सीएम धामी के मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मंदिर परिसर में उपस्थित महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने फूल मालाओं और जयकारों के साथ सीएम का अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक धरोहर ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा राज्य देवभूमि है, यहाँ के हर मंदिर और हर धाम में लोक आस्था बसती है। इन पवित्र स्थलों के संरक्षण और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के गंजाबाग तिराहे पर 47,42,000 की लागत से लघु सिंचाई विभाग की ओर से स्थापित 215 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह तिरंगा देश की एकता, अखंडता और शौर्य का प्रतीक है, जो हर नागरिक में देशभक्ति की भावना जागृत करेगा।
इस मौके पर पीएम कुसुम योजना के प्रचार के लिए सोलर प्रदर्शनी भी लगाई गई। और रुक करेंगे उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी उत्तरकाशी से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाई दूज के दिन मां यमुना के कपाट बंद किए जाएंगे। यमुनोत्री धाम की शीतकालीन यात्रा का समापन होगा। 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। 23 अक्टूबर को मां यमुना के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। शीतकाल में मुखवा में मां गंगा के दर्शन किए जा सकेंगे। वहीं खरसाली में 6 माह तक मां यमुना के दर्शन किए जाएंगे। मंदिर समिति और पंडा समाज कपाट बंद करने को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। मुखवा और खरसाली में शीतकालीन पारंपरिक उल्लास का नजारा फिलहाल नजर आ रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यमुनोत्री धाम की शीतकालीन यात्रा का समापन होना है। 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। वहीं 23 अक्टूबर को मां यमुना के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। वहीं शीतकाल में मुखवा में मां गंगा के दर्शन किए जा सकेंगे। खरसाली में 6 माह तक मां यमुना के दर्शन होंगे। वहीं मंदिर समिति और पंडा समाज कपाट बंदी की तैयारियों में जुट गया है। मुखवा और खरसाली में शीतकालीन पारंपरिक उल्लास का नजारा नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड में संगठन सृजन अभियान चला रही है, जिसके बाद रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस नेता दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक में शामिल हुए। इसी को लेकर प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि जिला अध्यक्षों के नाम फाइनल हो चुके हैं और जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सूची जारी कर हरी झंडी दी जाएगी। देखिए, हमारे संगठन सृजन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे एआईसीसी के जितने ऑब्जर्वर 27 जनपदों में आए थे, उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट एआईसीसी के जो हमारे संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल साहब, उनके यहाँ जमा कर दी थी। उसके बाद उस पर गहन चर्चा हुई है। पार्टी की हमारी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल साहब ने राज्य के सारे सीनियर लीडर्स से गहन मंत्रणा करने के बाद मैं समझता हूँ मन बना लिया है और बहुत जल्दी हम पे उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली से पहले पहले 27 जनपद जो हमारे हैं उनका संगठन सृजन का जो कार्यक्रम है पूरा हो जाएगा। जहां रिपीट होने हैं वो रिपीट घोषित हो जाएंगे, जहां नए बनने वहां नए घोषित हो जाएंगे, लेकिन पूरी हमारी एक्सरसाइज हो गई है। बहुत जल्दी आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से मांग की और कहा कि मंदिर समिति में उनके भाई की वेतन वृद्धि समेत तमाम अनियमितताओं की जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। साथ ही उन्होंने क्यूआर कोड घोटाला, पूर्व सीईओ बीडी सिंह और अन्य मामलों पर गंभीर आरोप लगाए और साथ ही अजेंद्र अजय ने स्पष्ट किया कि सभी प्रकरणों की जांच से ही भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा साबित होगी। कि मैं जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, बड़े तेजस्वी अध्यक्ष हैं, बड़े ऊर्जावान हैं, बड़े कर्मठ हैं और उनका एक वीडियो कल जो वायरल हो रहा था और मुझे कई मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी उन्होंने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने जो उन्होंने कहा है कि वो मेरे भाई के जो वेतन वृद्धि का मामला है उसकी वो जांच कराएंगे और उसके लिए वो जांच कमेटी बिठाएंगे। तो मैं तो अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं कि उनके इस कदम का, और मैं ये भी उनसे अनुरोध करता हूं कि केवल ये मीडिया और सोशल मीडिया तक ही उनकी बात न सीमित रहे, वो इस पर तुरंत जांच कमेटी बिठाएं और जांच कमेटी बिठा करके तुरंत उस पर जांच कराएं और जो भी तथ्य हैं वो सामने लाएं। इसके अलावा मैं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी काफी इस प्रकार के आरोपों शिकायतों पर त्वरित संज्ञान ले रहे हैं, तो मेरा उनसे ये भी अनुरोध रहेगा कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में क्योंकि कई प्रकार की वहां पर अनियमितताएं मैंने अपने समय में भी उजागर करने की प्रयास किए और आज भी प्रयास कर रहा हूं। इसी कारण से कई लोग संगठित होकर के मेरे विरुद्ध में एक गिरोहबंदी करके मुझ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, मुझे घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा मंदिर समिति के अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि सबसे पहले तो 2010-11 से जो वहां पर एक अधिकारी मुख्य कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त रहा बीडी सिंह, उनके कार्यकाल की पूरी जांच होनी चाहिए। देखिए, आपके माध्यम से और सोशल मीडिया में जैसा कि आपने कहा है कि गणेश गोदियाल जी ने ये आरोप लगाया है, निश्चित ही मैं ये कह सकता हूं कि इस पर हम
अगर इस प्रकार का कहीं कोई ऐसा कृत्य जो है कि विभाग के अंदर हुआ है और उन्होंने ऐसा अपने भाई के साथ में किया, तो उसको लेकर एक जांच कमेटी गठित कर उस पर जांच करने के बाद भी मैं इसके बाद में कुछ बता पाऊंगा कि इसमें क्या, अगर ऐसा कुछ आउट ऑफ वे जाके उन्होंने कुछ ऐसा नियम विरुद्ध कार्य किया है तो निश्चित ही उस पर जो है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की। वहीं यूसीसी लागू होने के 8 महीने बाद अब बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि यूसीसी से राज्य की अलग पहचान बनी है और अन्य राज्य भी उत्तराखंड मॉडल को अपनाने की योजना बना रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे उत्तराखंड राज्य में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यूसीसी लागू किया गया है और देश का पहला राज्य है जिन्होंने अपने राज्य में यूसीसी लागू की है। और ऐसे अनेकों काम आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा प्रदेश में किए गए हैं। ऐसे नियम कानून प्रदेश के अंदर लागू किए गए हैं जो अन्य राज्यों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम कर रहे हैं, या अन्य राज्य हमारे राज्यों में बनाए गए नियम और कानूनों के जो भी प्रारूप हैं उन्होंने उसका अध्ययन करके अपने राज्य में लागू करने का भी निर्णय लिया है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की छवि पूरे देश स्तर पर और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि और लोकप्रियता लगातार पूरे देश और दुनिया में बढ़ी है। इस कारण कांग्रेस के लोग परेशान हैं, संपूर्ण विपक्ष परेशान है और आगे 2027 का चुनाव देकर के वो कहीं ना कहीं हैरान हो रहे हैं कि जिस प्रकार से राज्य लगातार देश के अंदर अग्रणी राज्यों की में शुमार हो रहा है, उस कारण उनको इस बात की चिंता सता रही है। और रुक करेंगे चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चमोली से सामने, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कंचनगंगा के पास ग्लेशियर टूटने की खबर है। पहाड़ से नीचे हिमखंड पहाड़ से नीचे आया है। वहीं पिछले दिन भी ग्लेशियर पिघलने की घटना सामने आई थी। घटना से क्षेत्र में हलचल और चिंता का माहौल फिलहाल देखा जा रहा है। राहगीरों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, कंचनगंगा के पास ग्लेशियर के टूटने की खबर है। वहीं हिमखंड पहाड़ से नीचे आया है। वहीं पिछले दिनों भी ग्लेशियर के पिघलने की घटना सामने आई थी। आपको बता दें, घटना से क्षेत्र में हलचल और चिंता का माहौल। वहीं राहगीरों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई। कंचनगंगा के पास ग्लेशियर टूटने की खबर है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वहीं हिमखंड पहाड़ से नीचे आया है। वहीं पिछले दिन भी ग्लेशियर के पिघलने की घटना सामने आई थी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। घटना से क्षेत्र में हलचल और चिंता का माहौल देखा जा रहा है। हरिद्वार में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान बैठक में 7 नए केंद्रों के पंजीकरण पर चर्चा की गई, जिनमें से 5 को मंजूरी और 2 को निरस्त किया गया। साथ ही 5 केंद्रों का नवीनीकरण किया गया और सभी केंद्रों में मशीनों का पंजीकरण से मिलान अनिवार्य किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार। आइए उनसे बात करते हैं। सर, अभी हाल ही में एक जो बैठक हुई है सर, उसमें 7 जो केंद्रों का मामला था पूरा सर, वो पूरा क्या थोड़ा उसके बारे में जानते हैं? देखिए, पीसीपी इम्यूनिटी एक्ट के तहत जिलाधिकारी महोदय अध्यक्षता में हमारी बैठक होती है, जिसमें हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं, एनजीओ के लोग होते हैं और उसमें उन पर चर्चा की जाती है। ये भी उस केंद्र मानक पूरा करते हैं। भारत सरकार के जो हमारे नियम बने हुए हैं तो उसके अनुसार परमिशन दी जाती है। 7 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें 2 रिजेक्ट किए गए हैं और 5 का पूरा किया। सर, क्या कारण हो सकता है सर, जो 2 निरस्त हुए उसके सर क्या कारण अभी तो हो सकता है सर? उसमें एक इनकम्प्लीट पाया गया था। हमारी जब टीम गई थी इंस्पेक्शन की, तो और एक में डॉक्टर्स वेरीफाई नहीं हो पा रहे थे, इसलिए निरस्त किया गया। तो ये थे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे हमारे साथ हरिद्वार के सीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपने सहयोगी के साथ में हर्षैनी, जनता टीवी हरिद्वार। दीपावली से पहले हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में बीजेपी की ओर से भजन संध्या और दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक मदन कौशिक समेत कई नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही हजारों स्थानीय लोगों ने भी उत्सव में भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में झांकियां
और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई। साथ ही बीजेपी नेताओं ने सभी से सुरक्षा और उत्साह के साथ दीपावली मनाने की अपील की है। और रुक करेंगे रुड़की से बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रुड़की से सामने। त्योहारों से पहले रुड़की में मावा माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 किलो सड़ा मावा मौके पर नष्ट किया गया, वहीं बाकी को फिलहाल सील किया गया है। फूड क्वालिटी टेस्टिंग में गंदगी और मिलावट की आशंका जताई गई है। जब्त मावा के सैंपल देहरादून लैब भेजे गए। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा टीम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी रुड़की से आपको बता दें। त्योहारों से पहले रुड़की में मावा माफियाओं पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें 5 किलो सड़ा मावा मौके पर ही नष्ट किया गया। वहीं फूड क्वालिटी टेस्टिंग में गंदगी पाई गई है। और रुक करेंगे हरिद्वार से अगली बड़ी खबर की ओर। सिडकुल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सार्वजनिक जगह शराब पीने पर रोक लगाई। वहीं इस दौरान 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 12 वाहनों को चेकिंग में सीज किया गया है। और रुक करेंगे हरिद्वार से अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। त्योहारों से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। नकली मावा बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। 10 क्विंटल नकली मावा बरामद किया गया। बुग्गावाला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। ये बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से आपको बता दें। नकली मावा बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया और 10 क्विंटल नकली मावा बरामद किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।